किसी की पत्नी अचानक लापता हो गई और एक दिन जब वह वापस आई तो पति उसे पहचान नहीं पाता, जैसे कि वो कोई और ही इंसान हो। मगर ये लड़की कौन है और वो क्यों उसकी पत्नी होने का दावा कर रही है? इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। हर मोड़ पर यह कहानी आपको चौंकाने वाली है और जब उस राज से पर्दा उठेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत हमें ही फई नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होती है, जो कि बेहद परेशान है और पुलिस स्टेशन आया हुआ है क्योंकि पिछले 15 दिनों से उसकी पत्नी लापता है। वो उनसे कह रहा है कि मैंने हर जगह देख लिया, हर मुमकिन कोशिश कर ली, मगर मेरी पत्नी का कहीं पता नहीं चला। लेकिन वहाँ कोई भी पुलिस ऑफिसर उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। गुस्से से वो चिल्ला उठता है और पुलिस को गाली बकने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे उठाकर थाने के बाहर फेंकवा दिया। हिफेई अपना आपा खोकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी के पोस्टर को फाड़ने लगता है। तभी उसके पास एक चीनी अफसर आया। उसका नाम झांग है। उसने हिफेई से पूछा, आप ठीक तो हैं? मदद की उम्मीद देखकर हिफेई उससे बोल पड़ता है, मैं तब से कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी लापता है, मगर यहाँ पुलिस स्टेशन में कोई भी मेरी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं। उसने हिफेई को समझाते हुए कहा कि इस आइलैंड में पुलिस ऑफिसर की बहुत कमी है, इसीलिए हम उन्हीं केसेस की रिपोर्ट फाइल करते हैं जिसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी हो। हिफेई उसे मदद की गुहार लगाते हुए कहता है, मेरी पत्नी 15 दिनों से लापता है, इससे बड़ा सबूत उन्हें क्या चाहिए? और मेरा वीजा भी अगले 5 दिनों में खत्म होने वाला है, मुझे वापस लौट जाना पड़ेगा। मैं वापस जाकर अपने परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या कहूंगा उनसे कि मेरी पत्नी कैसे गुम हो गई? पुलिस ऑफिसर झांग ने उसकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद उसे एक विजिटिंग कार्ड दिया और कहा, यहाँ तुम्हें मदद मिल जाएगी। देर रात हिफेई अपने होटल के कमरे में लौटा और शराब पीने लगा। वो अपनी पत्नी की तस्वीरों को देखते हुए, उसके साथ बिताए पलों को याद करते हुए उसकी आंख लग जाती है। अगले सुबह जब उसकी नींद खुली तो एक लड़की को अपने बिस्तर पर सोता हुआ देख उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसे नींद से उठाकर पूछता है कि वो कौन है। उस लड़की ने जवाब दिया, उस दिन मेरा यूं तुम्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं था और इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। हिफेई को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने दोबारा उस लड़की से पूछा, तुम आखिर हो कौन और मुझसे क्या चाहती हो? तब उस लड़की ने अपने फोन का वॉलपेपर दिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी मूजी हूँ। हिफेई उस फोटो को देखकर हैरान रह जाता है और तुरंत पुलिस ऑफिसर झेंग को फोन करता है। ऑफिसर झेंग वहां आने के बाद उस लड़की का और उसकी पत्नी का पासपोर्ट मैच करता है। दोनों ही 7 तारीख को टूरिस्ट वीजा पर यहाँ आए हैं। फिर वो हिफेई को बताते हैं कि इस लड़की के पासपोर्ट से तुम्हारी पत्नी की तस्वीर, नाम, उम्र सब मैच कर रहा है। मगर हिफेई को मालूम है कि ये उसकी पत्नी नहीं है। उसने पुलिस ऑफिसर से कहा कि इस लड़की का पासपोर्ट नकली है, यहाँ तक कि इस लड़की के फोन के वॉलपेपर तक नकली है। फिर पुलिस ने उस लड़की से पूछा कि तुम 15 दिनों तक कहाँ गायब थी? लड़की ने बताया कि वो दरअसल मुसाद आइलैंड पे थी और वो हिफेई को सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ आने के बाद पिछले कुछ दिनों से वो उसके साथ ठीक से पेश नहीं आ रहा था। लेकिन हिफेई ने कहा कि ये लड़की झूठ बोल रही है, मेरी पत्नी बिल्कुल भी सोशल नहीं है और वो 15 दिनों तक यूँ इस तरह अकेली किसी आइलैंड पर नहीं गुजार सकती। और इसके बाद वो उस लड़की से कुछ सवाल करता है, जैसे कि उनकी शादी कहाँ पर हुई, वो कैसे मिले, उनमें प्यार कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। और वो लड़की उसके एक एक सवालों का ठीक जवाब देती है। फिर हिफेई ने पुलिस ऑफिसर की तरफ मुड़कर कहा कि आजकल किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं। इसने जरूर मेरे और मेरी पत्नी मूजी के बारे में सारी बातों का पता लगा लिया है। इसके बाद हिफेई वहाँ की एक वेट्रेस को बुलाकर लाता है और पुलिस से कहता है, इसने मेरी पत्नी को देखा है, ये आपको बताएगी कि ये मेरी पत्नी नहीं है। मगर उल्टा उस वेट्रेस ने भी यही जवाब दिया कि मिस्टर हिफेई इसी लड़की के साथ पहली बार हमारे होटल में आए थे, यही उनकी पत्नी है। हिफेई सबकी तरफ देखकर कह रहा है, मैं कैसे अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाऊंगा, ये मेरी पत्नी नहीं है। इसके बाद जब हिफेई ने अपने फोन की फोटोज चेक की तो उसके साथ उस लड़की की ना जाने कितनी ही तस्वीरें हैं। वो उस लड़की से कहने लगा, तुम ये सब क्यों कर रही हो, कैसे किया तुमने ये सब, आखिर क्या मिलेगा तुम्हें ऐसा करके? और इसके बाद सबके सामने उसे खींचकर उसके पैरों पर से कपड़े हटाकर वो उसकी जांघ पर एक दाग देखना चाहता है, एक निशान जो उसके पत्नी की जांघ पर था। और ये क्या देखता है
कि उस लड़की के जांघ में भी ठीक वैसा ही निशान मौजूद है। हेफेई को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, आज तुमने जैसा बर्ताव अपनी पत्नी के साथ किया है, इसके बाद तुम दोनों का एक ही होटल में एक ही कमरे में रहना सुरक्षित नहीं। हम तुम्हारी पत्नी को कुछ दिनों के लिए किसी और होटल में रखेंगे और तब तक के लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा। लेकिन हेफेई ऑफिसर की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं। वो भला क्यों शांत रहे जबकि ये लड़की उसकी पत्नी ही नहीं। तब पुलिस ऑफिसर ने उस लड़की की पूरी डिटेल्स निकालते हुए कहा कि इस लड़की के साथ तुम्हारी पत्नी की हर एक डिटेल्स मैच कर रही है और इसके बाद भी अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा। और इतना कहकर पुलिस ऑफिसर वहां से चला जाता है। इसके बाद हेफेई कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर एक फोटो स्टूडियो आता है और आकर बताता है कि कुछ दिनों पहले मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर तस्वीर खिंचवाने के लिए आया था, तो क्या आपके पास उन तस्वीरों की कॉपीज मिल सकती है। दुकानदार ने कहा कि हम उनकी कॉपीज नहीं रखते। फिर हेफेई ने उनके कैमरामैन के बारे में पूछा तो उस आदमी ने कहा कि वह नौकरी छोड़कर जा चुका है। इसके बाद हेफेई हर उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ घूमने गया था। थक हार कर हेफेई अपने एक पुराने दोस्त को फोन लगाता है और उसे पूरी बात बताता है। उसके दोस्त ने कहा कि तुझे अपनी पत्नी की कोई पुरानी तस्वीर निकालनी होगी, उसके बाद ही सच्चाई सामने आ सकती है। तब हेफेई को मूजी की एक पुरानी दोस्त की याद आती है जिसका वो अक्सर जिक्र तो किया करती थी, मगर ना वो कभी उसे मिला है ना ही कभी बात की है। वो उसकी उसी फ्रेंड को मैसेज करके अपने बारे में बताता है। तभी वहाँ के कुछ बच्चे खेलते हुए उसका वॉलेट लेकर भाग गए। वो उन बच्चों के पीछे दौड़ता है, मगर तभी वहाँ के कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। हेफेई बुरी तरह डर जाता है, लेकिन तभी एक लड़की बाइक पर सवार होकर आती है और उसके पास आकर रुक जाती है। उसे देखकर सभी आदमी हेफेई को अकेला छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद हेफेई को अपने वॉलेट से एक रेस्टोरेंट का बिल मिलता है। वो उस रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ की मालकिन से इस बिल की डेट दिखाकर पूछता है, क्या आप मुझे इस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हैं। रेस्टोरेंट की मालकिन ने जवाब दिया कि सिर्फ पुलिस को ही इसका अधिकार होता है। तभी हेफेई को वहाँ वो लड़की नजर आती है जो उसकी पत्नी होने का दावा करती है। उसने तुरंत पुलिस ऑफिसर झेंग को फोन करके यहाँ आने को कहा। ऑफिसर के आने के बाद सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई, लेकिन ताज्जुब की बात है उस वीडियो में भी यही लड़की मौजूद है। हेफेई को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतना सब कुछ फेक कैसे हो सकता है। टेंशन के मारे उसका सर दुखने लगता है और वो अपनी दवा ढूंढने लगता है। इतने में वो लड़की आकर उसके हाथों से दवा की शीशी लेकर कहती है, डॉक्टर ने तुम्हें इतनी गोलियां खाने से मना किया है। मगर हेफेई तो दवाई खाने के लिए मानो पागल हुआ जा रहा है। तब ऑफिसर झेंग ने उस शीशी को हाथ में लेते हुए कहा कि ये किस चीज की दवा है। हेफेई का कहना है कि वो सिर्फ एक सरदर्द की दवा है, मगर उसकी पत्नी ने कहा कि हेफेई को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। समंदर में डीप डाइविंग करने की वजह से उसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है। बार बार उसके सरदर्द की वजह से डॉक्टर ने उसे ये दवा सजेस्ट की है, लेकिन इस दवा के कुछ बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स हैं। इसे लेने के शुरुआती दिनों में वो कुछ चीजें भूलने लगता था और फिर चिड़चिड़ा होने लगा और आखिरकार अब तो उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया है। उसकी पत्नी ने कहा कि हेफेई कभी ऐसा नहीं था, वो जानबूझकर मुझे कभी दुख नहीं दे सकता क्योंकि वो मुझसे बेहद प्यार करता है। उसकी ये सब बकवास सुनकर हेफेई ने चिल्लाते हुए कहा, आप इसकी किसी भी बात का भरोसा मत करना। और अब उल्टा ऑफिसर झांग ने उसे कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कितना साथ दे रही है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। हेफेई अब भी यही कह रहा है कि यह औरत मेरी पत्नी नहीं है। गुस्से में आकर पुलिस ऑफिसर झांग ने उसके केस को ही रद्द कर दिया। इसके बाद हेफेई एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है कि तभी टीवी पर एक लॉयर के बारे में दिखाया जाता है। उसका नाम चेन माई है, जो कि एक इंटरनेशनल लॉयर है और आज तक वो अपनी जिंदगी में एक भी केस नहीं हारी। और अचंभे की बात है कि वो लॉयर उस वक्त उसी बार में मौजूद थी जब हेफेई की नजर उस पर पड़ती है। उसे याद आता है कि यह वही लड़की है जिसने उस दिन बाइक में आकर उसकी मदद की थी। वो चेन्नई के पास जाकर कहता है कि उसका दोस्त अपनी पत्नी के साथ घूमने आया था, लेकिन वो बीच में ही कहीं लापता हो गई और फिर कोई और लड़की आकर उसकी पत्नी होने का दावा करती है। यहाँ तक कि पुलिस भी मेरे दोस्त का साथ नहीं दे रही। तो मेरा दोस्त आखिर ये किस तरह साबित करे कि वो लड़की उसकी पत्नी नहीं है, वो एक फ्रॉड है। इसके बाद चेन्नई ने उसे कुछ सवाल किए, क्या उन दोनों की अभी अभी शादी हुई है। हेफेई ने कहा लगभग 1 साल होने को आए हैं। उसके बाद चेन्नई ने उसे इस केस को लेने से मना कर दिया।
वजह पूछने पर उसने हेफेई को बताया कि जिस क्लाइंट को मुझ पर भरोसा ही नहीं, मैं उसका केस कभी नहीं ले सकती। उसके जाने के बाद हेफेई को समझ में आया कि उसका झूठ पकड़ा गया और उसका झूठ कहना चिन्मयी को पसंद नहीं आया। अगले दिन वो उसके पास जाकर कहता है कि यह दरअसल उसके किसी दोस्त की नहीं बल्कि उसकी खुद की कहानी है। अगले 3 दिन में उसका वीजा खत्म होने वाला है। उसे अपनी पत्नी के बगैर ही लौटना पड़ेगा, जो वो किसी भी हालत में नहीं जाना चाहता। और चिन्मयी उसकी मदद करने को राजी हो गई। उसने हेफेई से पूछा कि मुझे किस तरह की इंसान थी। हेफेई ने बताया कि वह बहुत ही दयालु किस्म की नेक दिल इंसान थी। उसे अजनबियों से बात करना पसंद नहीं था और उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। फिर चिन्मयी ने पूछा कि तुम दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई। हेफेई ने बताया कि वो एक डीप डाइविंग इंस्ट्रक्टर था, यानी कि समंदर में गहरे पानी में गोते लगाने की ट्रेनिंग देता था। एक दिन उसने मुझे को डाइविंग करते हुए डूबते देखा और मैंने जाकर उसकी जान बचाई थी। उसे पहली बार देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। इसके बाद मैंने उसे सिखाया कि अंडर डाइविंग साइंस कैसे दिए जाते हैं, कैसे अगर वो डूबने लगी तो वो हाथों से किस तरह के साइन बनाकर मदद मांग सकती है। मुझे ने उसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। और फिर जब हेफेई वहां से जाने लगा, उसके टी शर्ट में बनी पेंटिंग को देखकर मुझे ने कहा कि स्टारी नाइट की पेंटिंग उसकी सबसे पसंदीदा पेंटिंग है। हेफेई ने उसे बताया कि समंदर के नीचे भी स्टारी नाइट की तरह ही खूबसूरत दृश्य होते हैं। मैं किसी दिन तुम्हें वहां जरूर लेकर जाऊंगा। और इस तरह उन दोनों की दोस्ती होती है। उस दिन के बाद से हेफेई रोज मुझी को मैसेज किया करता, मगर उसका जवाब कभी नहीं आता। ऐसे 1 महीने बीत गए। हेफेई को लगने लगा कि शायद वो उससे अब कभी बात नहीं करेगी। जब उसने सारी उम्मीद छोड़ दी थी, तभी एक दिन मुझी का उसे एक मैसेज आया। उसने उसी की एक तस्वीर बनाकर हेफेई को भेजी है, जिसे देखने के बाद तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था और उस दिन के बाद से वो करीब आने लगे। एक दिन मैं उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गया, जब उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड मांगमा के बारे में बताया। वो दोनों ही विदेश में पढ़ाई करते थे और वहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड दरअसल एक स्टेज प्ले डायरेक्टर है। वो हेफेई से पूछती है, क्या तुमने मेरी दोस्त को पहले कभी देखा है? हेफेई ने ना में जवाब दिया। हेफेई को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि मांगमा उसे पसंद नहीं करती। वो हमेशा उसके खिलाफ मुझी की कान भरती रहती है, उसे हमेशा मुझसे सतर्क रहने के लिए कहती। मगर मुझी चाहती थी कि मेरे और उसके बेस्ट फ्रेंड में एक अच्छी दोस्ती बने। और कल ही मुझे पता चला कि मांगमा ने मुझे अपने फोन पर ब्लॉक करके रखा है। फिर चंगमा ने उससे पूछा कि ऐसी क्या वजह है कि मांगमा तुम्हें पसंद नहीं करती। तब हेफेई ने जवाब में कहा, क्योंकि मुझी एक बहुत बड़े घराने की लड़की है और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं। चंगमा उसे मांगमा के बारे में और भी बातें बताने के लिए कहती है। तब हेफेई ने कहा कि मुझे बस इतना पता है कि उसकी छाती पर एक टैटू है और उसकी एक तस्वीर तो है मेरे पास, मगर वो धुंधली है। इसके साथ ही कहानी फ्लैशबैक पर जाती है, जिस दिन मुझे उसे मांगमा की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही थी। हेफेई ड्राइव कर रहा था और उसी दिन उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इससे उन्हें जान माल का कोई खतरा तो नहीं होता, मगर मुझे बुरी तरह डर गई थी और उसी दिन हमने तय किया कि हम शादी कर लेंगे। अगले ही दिन रजिस्ट्री ऑफिस जाकर हमने शादी कर ली। शादी करने का ये फैसला बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया था, मगर मेरी जिंदगी का ये सबसे बेहतर फैसला था। फिर चिन्मयी ने कहा कि तुम्हारे पास मुझी की इसके अलावा कोई और तस्वीर नहीं? हेफेई ने जवाब में कहा, तस्वीरें तो बहुत थी, लेकिन उस नकली मुझी ने आकर असली मुझी को हर फोटो में रिप्लेस कर दिया है। फिर चिन्मयी उससे बोली, मुझे तुमसे सिर्फ 2 ही चीज चाहिए। सबसे पहला कि तुम मुझ पर पूरी तरह विश्वास करो और दूसरा कि तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे। हेफेई उसके इस बात पर राजी हो जाता है और इसके बाद चिन्मयी उसे लेकर उसी फोटोशॉप पर आती है, जहाँ पर इससे पहले भी हेफेई एक बार आया था। उन्होंने वहाँ से उस कैमरामैन का आईडी और फोन नंबर लिया। इसके बाद वो चिन्मयी को लेकर अपने होटल आया और उसे उस दिन की पूरी घटना बताता है, जिस दिन से मुझी गायब है। दरअसल उस दिन वो मुझी को सरप्राइज देना चाहता था, मगर मुझी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसने कहा कि वो होटल कमरे में जाकर आराम करना चाहती है। मुझे लगा कि शायद वो हमारी एनिवर्सरी के मौके पर मुझे कोई सरप्राइज देना चाहती हो, इसीलिए मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया। बाहर अकेले ही बैठकर कार्निवल एंजॉय करने लगा, जब क्लब के कुछ लोगों ने पकड़कर मुझे शराब पीने के कंपटीशन में शामिल कर लिया। नशे की हालत में मेरी क्लब वालों से झड़प भी हो गई और मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। जैसे तैसे रात को जब मैं होटल वापस पहुँचा तो देखा कि मुझे कमरे में कहीं नहीं है। मैंने स्टाफ से पूछा
तो मालूम चला कि वो बहुत पहले ही वहाँ से निकल चुकी है और मैं उसे ढूंढने के लिए वापस निकल पड़ा। मगर उस दिन से लेकर आज तक मैंने उसे कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। इसके बाद वो दोबारा से उस रेस्टोरेंट के वीडियो को देखते हैं और वीडियो को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि ये वीडियो पूरी तरह एडिटेड है, क्योंकि जब उसकी बीवी अंदर आई थी तब वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे और जब उस फेक लड़की को दिखाया गया तो वहाँ पर कोई नहीं है, यानी कि ये उसकी बीवी की असली फुटेज नहीं है, उसे बदल दिया गया है। तब चिन्मयी ने कहा कि न सिर्फ उस रेस्टोरेंट की मालकिन इसमें शामिल है, बल्कि इस होटल के मैनेजर का भी जरूर इससे कोई लेना देना है, क्योंकि एक मामूली से मैनेजर पोस्ट में रहने के बावजूद उसके चश्मे का फ्रेम लाखों का कैसे हो सकता है। यहाँ जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक तरफ मूजी बहुत ही अमीर घराने से है और दूसरी तरफ तुम्हें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तुम्हारे शराब में नींद की गोली मिलाकर तुम्हें बेहोश कर दिया गया होगा और उसके बाद ही उन्होंने अपने प्लान को अंजाम दिया होगा। उन्होंने फेक पासपोर्ट बनाए, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए और तो और तुम्हारे मोबाइल में सारी फोटोज एडिट कर दी गई। ये सब काम करने में बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, तो वो ये काम अकेले तो नहीं कर सकता, इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। यानी कि या तो मुझे उनके पास है या उन्हें मालूम है कि वो कहाँ पर है। तभी हेफे ने दरवाजे से देखा कि नकली मूजी उसी तरफ आ रही है और उसने झट से चिन्मयी को कमरे में छिपा दिया। मगर कमरे के टेबल पर रखी 2 शराब के ग्लास को देखकर उसकी पत्नी को शक हो गया कि यहाँ हेफे के अलावा कोई और भी आया था और इसीलिए चिन्मयी ने सामने आकर उसे हाथ मिलाया और अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं हेफे की वकील हूँ। और फिर जाने से पहले चिन्मयी ने हेफे को एक ट्रैकर दिया और उसे कहा कि वो लड़की भले ही फेक है, मगर तुम्हें उसे अच्छे से पेश आना पड़ेगा जब तक कि सच्चाई सामने नहीं आ जाती, नहीं तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब उसी शाम हेफे उस लड़की को डिनर डेट पर लेकर गया और उसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो और मेरी पत्नी को कहाँ छुपा कर रखा है। इस दुनिया में हर एक चीज की कीमत होती है और मैं वो कीमत तुम्हें अदा करने के लिए तैयार हूँ। बोलो कितने पैसे चाहिए। वो लड़की बोली, मैं तुम्हें पागल साबित करके तुम्हारी सारी संपत्ति हड़पना चाहती हूँ। हेफे बोला, तुम मुझे जानती नहीं, मैं बहुत खतरनाक हूँ और मुझसे दुश्मनी मोल लेना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तुम मुझे सीधे सीधे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वो लड़की बोली, मुझे तुम्हारी पूरी संपत्ति चाहिए, तुम्हारा सब कुछ, जिसके बाद मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगी जहाँ तुम पूरी जिंदगी सड़ते रहोगे। ये सुनने के बाद हेफे ने गुस्से के मारे उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इधर उसके कान में लगे माइक्रोफोन की मदद से चिन्मयी सब कुछ सुन रही है। वो तुरंत उसके मदद के लिए दौड़कर वहाँ आती है और उसे वहाँ से लेकर जाती है। रास्ते में उसने उसे समझाया कि किसी लड़की पर इस तरह हमला करना, उसे मारने की धमकी देना और सेक्सुअली हैरेसमेंट के केस में तुम्हें लंबी सजा हो सकती है और ये लड़की यही करने की कोशिश कर रही थी। वो तुम्हें उकसाकर तुम्हें गलत और खुद को बेचारा साबित करने की कोशिश कर रही थी और तुम्हारी हरकतों ने उसके काम को और आसान कर दिया। तब हिफई ने कहा, हमारे पास तो रेस्टोरेंट की वीडियो फुटेज है जो इस बात को साबित कर सकती है कि वो वीडियो एडिटेड है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। चिन्मयी ने कहा, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस वीडियो को दिखाने से तुम्हारी पत्नी वापस नहीं आ जाएगी, न ही हमें ये मालूम पड़ सकता है कि तुम्हारी पत्नी के गायब होने के पीछे इस लड़की का हाथ है। तभी उन्होंने गौर किया कि कोई गाड़ी उनकी गाड़ी का पीछा कर रही है और इसीलिए वो दोनों चिन्मयी के घर पर आते हैं और रात वही गुजारते हैं। अगले दिन जब वो दोबारा निकले तो वो गाड़ी फिर से उनका पीछा करने लगती है। चिन्मयी तेज गाड़ी चलाकर उस आदमी की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गई और फिर वो किसी और गाड़ी में सवार होकर उसी आदमी का पीछा करने लगे जो अब तक उनका पीछा कर रहा था। और उसका पीछा करते करते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ पे उन्हें बहुत सारे सबूत मिले जो ये दिखाता है कि कोई हेफे के ऊपर नजर रखे हुए था। उनके पास हेफे और उसकी लापता पत्नी मूजी की सारी डिटेल्स मौजूद है। उनकी तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स, आईडीज सब कुछ वहाँ पर मौजूद है। अब हेफे जैसे ही सामने दीवार पर लगे मूजी की फोटो खींचने जाता है, वो आदमी पीछे से आकर उन पर हमला कर देता है। किसी तरह से चिन्मयी और हेफे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। वहाँ से बच निकलने के बाद हेफे ने कहा, वहाँ पर कितने सारे सबूत हैं जो ये साबित करने के लिए काफी है कि कोई जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। हमें इस बारे में पुलिस को जल्द से जल्द बताना होगा। तब चिन्मयी ने कहा, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक पुलिस यहाँ पहुँचेगी वो सारे सबूत गायब हो चुके होंगे। उसके बाद उल्टा चिन्मयी ने उससे सवाल करना शुरू किया, तुमने मुझसे और क्या क्या छिपा कर रखा है? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हें जुआ खेलने की लत है? क्या इस वजह से तुम्हारी और मुझे के बीच झगड़े हुआ करते थे?
हेफेई ने कहा कि मुझे पागलों की तरह प्यार करती थी। तब चेन्मई ने पूछा, अगर मुझे वाकई में तुमसे इतना प्यार करती थी तो फिर उसने यहाँ से वापस जाने का अपना रिटर्न टिकट क्यों कैंसिल कर दिया? लेकिन वही तुम्हारा वापस जाना तो तय है, तुमने तो अपनी टिकट कैंसिल नहीं की। हेफेई ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि मैंने मुझे की टिकट कैंसिल नहीं की, ये किसी और ने किया है और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब चेन्मई आपे से बाहर हो गई। उसे यकीन हो गया कि हेफेई उससे कुछ छिपा रहा है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी इससे आगे कोई मदद नहीं कर सकती। और उसके बाद हेफेई ने उसे अपनी पूरी सच्चाई बताई। असल में मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होने के बावजूद भी मैं कभी कॉलेज नहीं जा पाया। बहुत छोटी उम्र से ही अपना पेट भरने के लिए, अपने जेब खर्चे चलाने के लिए मैंने छोटे मोटे काम करना शुरू किए और इसके बाद मैं समंदर में डीप डाइविंग के लिए इंस्ट्रक्टर बना। लेकिन इसकी तनख्वाह इतनी ही कम मिलती थी कि ना मैं अपना गुजारा कर सकता था और ना ही अपने कर्जों को चुका पा रहा था। ऐसे में ज्यादा पैसा कमाने के लिए मैंने फोन पर गेम्स खेलना शुरू किया और सही कहूँ तो इसमें मैं बहुत लकी रहा। एक के बाद एक मैंने बहुत सारे पैसे जीते। धीरे धीरे मुझे इसकी आदत पड़ने लगी और फिर मैंने जुए की दुनिया में कदम रखा। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे और जुआ खेलने के लिए मैंने पैसे उधार लेना शुरू किया और इस उधारी के दलदल में फंसता चला गया। पैसे समय से ना चुका पाने की वजह से ना जाने कितनी बार मुझे मार भी खानी पड़ी। लेकिन जब से मैं मुझी से मिला, मैंने तय कर लिया कि मैं इस दलदल से बाहर आऊंगा। मैं अपने अतीत को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। मैंने उसे अपनी जिंदगी में घटी सारी घटनाएं बताई और उसने मेरी मदद करने का फैसला किया। उसने अपना डेबिट कार्ड देते हुए मुझसे कहा कि अपने सारे कर्जे चुका दो और फिर कभी जुए को हाथ मत लगाना। मगर मैंने उसके एक भी पैसे नहीं लिए और उससे वादा किया कि मैं जल्द ही अपने सारे कर्जे चुकाकर एक साफ सुथरे इंसान के रूप में उसके सामने आऊंगा। और फिर जल्द ही मैंने उसके पापा के बिजनेस को ज्वाइन किया। हम एक साथ बहुत खुश थे और अपनी पहली एनिवर्सरी मनाने के लिए हम यहाँ घूमने आए थे। इतना सब कुछ जानने के बाद अब जाकर चेन्मई को हेफेई पर भरोसा होने लगा है। आगे चेन्मई ने हेफेई को बताया कि जो आदमी हमारा कल पीछा कर रहा था वो दरअसल किसी कंपनी के लिए काम करता है जिनका अमीर लड़कियों के गुमशुदगी के पीछे हाथ बताया जाता है। और तुम दोनों ने जिस स्टूडियो में फोटो खिंचवाई थी उसके कैमरामैन का पता लग चुका है। वो उस कैमरामैन से मिलकर अपनी और मुझे की असली तस्वीरों की कॉपी लेता है। तभी वहाँ पर काम करने वाले एक स्टाफ की नजर मुझे की तस्वीरों पर पड़ी और उसने उनसे पूछा, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? क्योंकि ये लड़की कुछ दिनों पहले यहाँ से डीप डाइविंग के लिए सूट्स लेकर गई थी और उसे अभी तक वापस नहीं किया है। हेफेई ने हकबकाते हुए कहा कि शायद तुम किसी और लड़की की बात कर रहे हो, ये वो लड़की हो ही नहीं सकती। तब चेंगमा ने हेफेई से पूछा, क्या मुझे डाइविंग करने के लिए गई थी? हेफेई ने हंसते हुए कहा, उसे गहरे पानी से डर लगता है, वो कभी भी अकेले डाइविंग करने का सोच भी नहीं सकती, जाना तो दूर की बात है। और इसके बाद चेंगमई का हेफेई पे शक फिर से गहराने लगता है। उसने उसे पूछा कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? हेफेई बोला, ऐसी कोई बात नहीं। और वो आज ही पुलिस ऑफिसर झेंग से मिलके उसे ये सारे सबूत देकर रात की फ्लाइट से चाइना लौट जाएगा। और इसके बाद वो लोग ऑफिसर चेंग से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वहाँ पहुंचकर किसी ने उस फोटोग्राफर को शूट कर दिया। वो दोनों किसी तरह गाड़ी से निकलकर पीछे की ओर छुप जाते हैं। उन्होंने देखा कि उस आदमी ने फोटोग्राफर को मारने के बाद उसकी मेमोरी कार्ड रख ली। ये देखकर चेंगमा और हेफेई वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। हेफेई भागकर अपने होटल पहुंचा और अपना सामान पैक करने लगा कि तभी कमरे में मौजूद नकली मूजी उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसके हाथ में एक शराब की शीशी है। हेफेई घबरा गया। उसने उसे दूर रहने के लिए कहा। उसने कहा कि वो उसे मुंह मांगे पैसे देगा, बस उसे यहाँ से जाने दे। मगर लड़के ने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और इसके बाद हेफेई के बिल्कुल करीब आकर उसने उस शीशी को अपने सर पर दे मारा। उसके सर से खून निकलने लगता है। डर और गुस्से से हेफेई उसका गला दबाने लगा और तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। जब हेफेई को होश आया तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया। वो किसी हॉस्पिटल के वार्ड में है क्योंकि उस नकली मूजी ने उसे पागल साबित करने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। हेफेई जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं पागल नहीं हूँ, वो लड़की मुझे मारना चाहती है। और तभी हम पुलिस ऑफिसर झांग को वहाँ खड़ा पाते हैं और उनके साथ ही कमरे में दाखिल हुई उसकी नकली पत्नी और वो आदमी जो उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। हेफेई तो ये देखकर हैरान रह जाता है और तब उसने गौर किया कि दरअसल उस दिन उस फोटोग्राफर को पुलिस ऑफिसर झांग ने ही मारा था और जिसके बाद उसने उसकी मेमोरी कार्ड भी रख ली।
यानी कि वो पुलिस ऑफिसर शुरू से ही उसकी नकली पत्नी से मिला हुआ था। और इसके बाद उसकी पत्नी किसी पेपर पर दस्तखत करती है और हेफिंग की ट्रीटमेंट शुरू हुई। उसके सर के बाल काट दिए जाते हैं और एक ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद वो सचमुच में पागल हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि नकली नर्स के रूप में चेंग मा आई है। वो हेफे से पूछती है कि जल्दी बताओ तुमने मुजी को कहाँ छिपा कर रखा है, क्योंकि अब सिर्फ वही तुम्हें बचा सकती है। हेफे ने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो, आखिर मुझे कैसे पता हो सकता है कि वो कहाँ है। और फिर चेंग मई बोली, अब तुम अपने झूठ का नाटक बंद करो, क्योंकि मैं दोबारा उस कैफे में गई थी और उस स्टाफ से मुझे पता चला कि गायब होने से पहले हेफे ने वहाँ से 2 डाइविंग सूट भाड़े पर लिए थे, जिसमें से एक तुम्हारे साइज का था। यानी कि तुमने झूठ कहा कि तुमने उस रात मुझे को होटल के कमरे में छोड़ दिया था और तुम जानबूझकर कार्निवल की पार्टी में शामिल हुए, जहाँ पर तुमने खूब शराब पी ताकि लोग तुम्हें वहाँ नोटिस कर सके। और ज्यादा शराब पीने की वजह से तबीयत खराब का बहाना बनाकर तुम बाथरूम चले गए और वहाँ की खिड़की से कूदकर तुम मुझी को वापस होटल रूम में लेने के लिए आए और उसे डाइविंग के लिए लेकर गए। और फिर वहाँ से तुम अकेले वापस आए, मुजी तुम्हारे साथ नहीं थी। और उसके बाद तुमने मुजी की गुमशुदगी का नाटक किया ताकि किसी का शक तुम पर ना जाए। सच तो ये है कि तुमने उसे मारने की प्लानिंग बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। और मैं समंदर में डीप डाइविंग करने वालों के बारे में इतना तो जानती हूँ कि वो लोग अपने डाइविंग का टाइम अपनी घड़ी पर रिकॉर्ड करते हैं, जैसा कि तुमने उस रात अपनी घड़ी पर रिकॉर्ड किया था। चिन्मय ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे बताना होगा कि उसकी लाश कहाँ पर है। हेफेई अब भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। चिन्मय ने उसे समझाते हुए कहा कि जब तक मुजी की लाश नहीं मिलेगी तुम ये बात साबित नहीं कर पाओगे कि ये लड़की नकली है। और इस पागल खाने के ऑपरेशन को रोकने के लिए ये बात सामने आना बहुत जरूरी है कि वो लड़की नकली मुजी है, नहीं तो ये लोग तुम्हें पागल बनाकर यही खत्म कर देंगे। बस यही एक रास्ता है कि तुम यहाँ से बचकर वापस चाइना जा सकते हो। कोई रास्ता न देखकर आखिरकार हेफे ने अपना मुंह खोल ही दिया कि उसकी लाश कहाँ पर है। उसने कहा कि मैंने उसे वहाँ कैद करके रखा है क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। दरअसल शादी के बाद भी हेफे अपने जुए की लत को छोड़ नहीं पाया था और इस बात का पता जल्द ही मुजी को लग गया और उसने उसे जुआ खेलने के लिए और पैसे देने से मना कर दिया। और छुपकर तिजोरी से पैसे चुराते वक्त उसने तलाक के पेपर्स देख लिए थे जो मुजी ने तैयार करवाए थे और उसे समझ में आ गया था कि मुजी जल्द ही उसे तलाक देने वाली है और अगर एक बार ऐसा हो गया तो वह पहले की तरह कंगाल हो जाएगा। उसने कितनी प्लानिंग, कितनी तरकीब लगाकर मुझे से शादी की, सब बर्बाद हो जाएगा। उसकी ऐशो आराम की जिंदगी खत्म हो जाएगी। और तभी से उसने मुजी को ठिकाने पे लगाने का प्लानिंग शुरू कर दिया। उसी प्लानिंग के तहत वो उसे बाहर घुमाने लेकर आया और उसे एनिवर्सरी के दिन उसकी पसंदीदा पेंटिंग की तरह स्टारी नाइट दिखाने के लिए गहरे समंदर में डाइविंग के लिए ले गया और वहीं उसका काम तमाम कर दिया। अब किसी को कमरे में न पाकर हिफे जैसे ही भागने के लिए कमरे से बाहर निकला तो वो ये क्या देखता है कि ये कोई अस्पताल नहीं बल्कि एक शूटिंग सेट है। और फिर एक एक करके सारे किरदार सामने आ गए, जहाँ पर वो नकली मुजी, वो फोटोग्राफर, पुलिस ऑफिसर झेंग और मी चांग भी खड़ी है। चंगमा अपनी छाती से एक प्रोस्थेटिक हटाती है और वहाँ पर एक टैटू बना हुआ है जैसा कि मांगमा की छाती में बना हुआ था। और हेफे को यह समझते देर नहीं लगती कि वही मुजी की बेस्ट फ्रेंड मांगमा है। और कहानी उनके बचपन में चली जाती है जब मांगमा को स्कूल में बुली किया जाता था। इसी बुलिंग के निशान उसकी गर्दन पर भी था। उस रात वो आत्महत्या कर लेती अगर सही वक्त पर आकर मिजू उसे नहीं रोकती। मिजू ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे मांगमा का इंटरेस्ट स्टेज प्ले की तरफ जाने लगा और उसके गले के घाव को छुपाने के लिए मिजू ने वहाँ पर एक टैटू बनवा दिया। बचपन में हुई उनकी दोस्ती जीवन के हर पड़ाव पर साथ रहे। और फिर इसके बाद काम के सिलसिले में मांगमा को चाइना जाना पड़ा, लेकिन वो हमेशा कांटेक्ट में रहे। चाइना आने के बाद मांगमा एक बड़ी प्ले डायरेक्टर बन गई। उस रात जब हेफेई ने मुजी से गहरे पानी में डाइविंग करने की बात कही तो उसने ये बात मांगमा को मैसेज करके बताई थी। मांगमा ने उससे कहा अपना ख्याल रखना और वापस आने के बाद मुझे मैसेज जरूर करना। लेकिन उस दिन के बाद मुजी ने उससे कभी कांटेक्ट नहीं किया। मांगमा ने उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जिंदा होती तब तो वो उस तक पहुंचती। कुछ दिन बाद उसने मुजी की एक मिसिंग पोस्टर देखी जो देखकर वो पुलिस के पास भी गई, मगर वहां से उसे कोई मदद नहीं मिल सकी। और यहाँ बार बार मांगमा का ध्यान हेफे की तरफ जा रहा था। हो ना हो उसी ने मुजी के साथ कुछ किया है। और इसके बाद उसने अपनी टीम को लेकर एक नाटक रचा, एक चक्रव्यूह
जिसमें हेफेई आखिरकार फंस ही गया। गुस्से में आकर हेफेई उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। इधर पुलिस को हेफेई की बताई हुए जगह पर मूजी की लाश मिलती है। समंदर के नीचे उसे कैद कर लिया गया था। कुछ दिनों बाद मांगमा हेफेई से मिलने के लिए जेल आती है और उसे पूछती है कि जिस लड़की ने तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया, तुमने उसी को मार दिया। और फिर वो उसे एक तस्वीर देती है। मूजी ने मांगमा को बताया था कि वो अपने पहले एनिवर्सरी के दिन हेफेई को एक सरप्राइज देने वाली है। दरअसल जिस दिन मूजी उसे तलाक देने वाली थी, उसी दिन उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसने सोचा कि इस रिश्ते को उसे एक मौका देना चाहिए। क्या पता एक नए परिवार के शुरू होने के बाद हेफेई बदल जाए, वो सही रास्ते पर लौट आए। वो अपनी शादी को एक दूसरा मौका देना चाहती थी और इसीलिए वो उसके साथ घूमने के लिए यहाँ पर आई। उसने तय किया था कि जिस दिन वो डीप डाइविंग के लिए जाएंगे, उसी दिन वो उसे ये खुशखबरी देगी। लेकिन उस दिन तो हेफेई के इरादे कुछ और ही थे। उसने उसे गहरे पानी में ले जाकर बंद कर दिया। मुझे उससे इतना प्यार करती थी कि पिंजरे में बंद होने के बावजूद भी वो उसे साइन लैंग्वेज से बताती रही कि उसे बाहर निकाले, उसे यहाँ ठीक नहीं लग रहा। मगर हेफेई तो यही करने के लिए उसे यहाँ पर लाया था। मुझे ने अपनी पॉकेट से निकालकर अल्ट्रासोनोग्राफी की फोटो भी उसे दिखाई, मगर तब तक हेफेई उसे छोड़कर जा चुका था। हेफेई ने एक बार भी पीछे मुड़कर उसे नहीं देखा। उसने अपनी पत्नी के साथ साथ अपने अजन्मे बच्चे को भी मार डाला। ये जानने के बाद हेफेई पागल सा हो गया। उसे सजा सुनाई गई और मांगमा और उसकी पूरी टीम को इस आइलैंड पर झूठ बोलने, फर्जी किडनैपिंग और बाकी गैर कानूनी चीजों के लिए 30 दिन की जेल हुई। हेफेई के विश्वासघात के बाद मूजी की अब जीने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। उसने अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और गहरे समंदर के नीचे से उस स्टारी नाइट को देखते हुए अपना दम तोड़ दिया। और इसके साथ ही ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पे जरूर बताएं। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज ऐसे बेहतरीन कहानियाँ सुन पाए। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।